दक्षिण भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है चोल साम्राज्य, जिसकी गाथा शताब्दियों की धूल के नीचे दबी हुई थी, पर जिसने अपनी शक्ति, संस्कृति और साम्राज्यवाद से न केवल भारत बल्कि समुद्र पार के देशों को भी प्रभावित किया। इसकी कहानी एक ऐसे वंश की है जिसने साधारण शुरुआत से उठकर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। इसकी शुरुआत होती है संगम युग से, जब चोल शासकों का उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है, पर समय के साथ यह वंश गुमनामी के अंधेरे में खो गया। लेकिन 9वीं शताब्दी में मानो एक फीनिक्स पक्षी की तरह इस वंश ने पुनर्जन्म लिया और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसकी तुलना विश्व के महान साम्राज्यों से की जा सकती है। इस पुनरुत्थान का श्रेय जाता है विजयालय नामक एक महत्वाकांक्षी सरदार को, जिसने अपने स्वामी पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह करके 848 ईस्वी के आसपास तंजावुर पर अधिकार कर लिया और स्वयं को राजा घोषित किया। उसने एक छोटे से मंदिर में देवी निशुम्भसुदिनी की स्थापना की, जो आगे चलकर विशाल बृहदीश्वर मंदिर का आधार बना और इसी के साथ चोल साम्राज्य की नींव पड़ी। विजयालय ने चोल वंश की पुनः स्थापना की और उसके बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम सिंहासन पर बैठा। आदित्य प्रथम ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया और पल्लवों तथा पांड्यों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किए। उसने पल्लव शासक अपराजितवर्मन को पराजित करके उसके राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चोल शक्ति का विस्तार तमिलनाडु के बड़े हिस्से में हो गया। आदित्य प्रथम के बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम शासक बना, जिसने अपने शासनकाल में और भी अधिक विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित किया और मदुरै को जीतने वाला की उपाधि धारण की। परांतक ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया, परंतु उसका सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रकूट शासक तृतीय कृष्ण से हुआ। तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूटों से भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके कारण चोल साम्राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। इस पराजय के बाद चोल साम्राज्य एक कमजोर दौर से गुजरा और लगभग 30 वर्षों तक उस पर संकट के बादल छाए रहे। राष्ट्रकूटों और पांड्यों ने चोल क्षेत्रों पर आक्रमण किए और साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। इस अराजकता के दौर में परांतक द्वितीय, अरिंजय और सुंदर चोल जैसे शासक हुए, जो राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार करने को मजबूर हुए। परंतु यह अंधकार युग स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। चोल साम्राज्य के वास्तविक स्वर्ण युग का सूत्रपात राजराजा प्रथम के सिंहासनारूढ़ होने के साथ हुआ। 985 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते ही उसने एक ऐसी साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत की जिसने चोलों को भारत की सर्वप्रमुख शक्ति बना दिया। राजराजा केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक नौसैनिक साम्राज्य का संस्थापक और एक महान निर्माता भी था। उसने सबसे पहले दक्षिण के अपने पड़ोसी राज्यों पर ध्यान दिया। उसने चेर शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया और केरल के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। उसने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया, उसकी राजधानी मदुरै को जीत लिया और पांड्य शासक अम्रभुजन को बंदी बना लिया। इस विजय के बाद उसने पांड्य कुल शासनी की उपाधि धारण की। उसने वेनार, दक्षिणी केरल और कोलम के राजाओं को भी पराजित किया। परंतु राजराजा की सबसे महत्वपूर्ण विजय श्रीलंका पर थी। उसने अपने विशाल नौसेना बेड़े के सहारे श्रीलंका पर आक्रमण किया, उत्तरी भागों पर कब्जा कर लिया और उसकी राजधानी अनुराधापुर को लूटा और नष्ट कर दिया। उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को मुम्मुडी चोल मंडलम नाम दिया और पोलोनरुवा को अपनी नई राजधानी बनाया। राजराजा की महत्वाकांक्षा सीमाओं से परे थी। उसने मालदीव द्वीप समूह पर भी अधिकार कर लिया, जो हिंद महासागर में व्यापार के लिए एक रणनीतिक महत्व का स्थान था। उसने पश्चिमी चालुक्यों के साथ भी संघर्ष किया और उनके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। राजराजा ने अपने साम्राज्य को एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था दी। उसने भूमि कर की एक व्यवस्थित प्रणाली लागू की और गांवों को स्थानीय स्वशासन की इकाई बनाया। उसकी सबसे बड़ी देन तमिलनाडु में वह है जो आज भी खड़ा है, तंजावुर का राजराजेश्वरम मंदिर, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसके शिखर पर एक विशाल ग्रेनाइट का शिखर स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां और चित्रकारी चोल कला के शिखर को दर्शाते हैं। राजराजा ने शिवपाद शिखर और तेन्नवन कोंडान जैसी उपाधियां धारण की।
उसने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई, जिन पर उसके प्रतीक चिन्ह जैसे शेर और तमिल अक्षरों में उसका नाम अंकित था। राजराजा प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासन पर बैठा और उसने चोल साम्राज्य को और भी अधिक विस्तार दिया। राजेंद्र प्रथम न केवल अपने पिता के समान एक महान विजेता था, बल्कि उसने ऐसे अभियान चलाए जो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उसने सबसे पहले श्रीलंका में अपनी स्थिति मजबूत की और अंततः पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसने श्रीलंका के राजा महिंद पंचम को बंदी बना लिया और उसे चोल देश ले आया। उसने पश्चिमी चालुक्यों के साथ युद्ध जारी रखा और उनके शासक जयसिंह द्वितीय को पराजित किया। परंतु राजेंद्र प्रथम की सबसे अद्भुत उपलब्धि उसका उत्तर भारत का अभियान था। उसने अपनी सेना को उत्तर की ओर भेजा, जिसने गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा की और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। कहा जाता है कि उसकी सेना ने गंगा नदी का जल लेकर वापस आए और राजेंद्र ने उस जल को अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के एक विशाल जलाशय में भरवाया। इस विजय के बाद उसने गंगईकोंड और मुम्मुडी चोल जैसी उपाधियां धारण की। उसने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया और वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जो तंजावुर के मंदिर की भांति ही भव्य था। परंतु राजेंद्र की महत्वाकांक्षा स्थलीय सीमाओं से आगे समुद्र पार तक जाती थी। उसने अपनी नौसेना को दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य, जिसमें आधुनिक इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के हिस्से शामिल थे, के विरुद्ध भेजा। श्रीविजय साम्राज्य उस समय मलक्का जलमरुमध्य पर नियंत्रण रखता था, जो चीन और भारत के बीच व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। चोल नौसेना ने श्रीविजय के बंदरगाहों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। इस विजय ने हिंद महासागर में चोलों की नेवल सुप्रीमेसी स्थापित कर दी और भारत एवं चीन के बीच व्यापार मार्गों पर चोलों का नियंत्रण हो गया। राजेंद्र प्रथम ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर भी अधिकार किया, जो नौसैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उसके शासनकाल में चोल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जिसकी सीमाएं दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर में गंगा के मैदान तक और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों तक फैली हुई थी। राजेंद्र प्रथम ने भी अपने पिता की भांति सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाईं, जिन पर उसकी उपलब्धियों के प्रतीक अंकित थे। राजेंद्र प्रथम के बाद उसके पुत्र राजाधिराज प्रथम ने सिंहासन संभाला। उसने अपने पिता के विस्तारवादी कार्यों को जारी रखा और पश्चिमी चालुक्यों के साथ लगातार युद्ध किए। उसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को कोप्पम के युद्ध में पराजित किया, परंतु इसी युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई राजेंद्र द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जिसने तुरंत ही कोप्पम के युद्ध का नेतृत्व संभाला और चालुक्यों को पीछे धकेल दिया। उसने कुडल संगम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को फिर से पराजित किया। राजेंद्र द्वितीय के बाद उसके भाई विराजेंद्र चोल शासक बने। विराजेंद्र ने चालुक्यों, पांड्यों और केरल के शासकों के विरुद्ध सफल अभियान चलाए। उसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को विश्वव्याघ्रत के युद्ध में पराजित करके मार डाला, जिससे चालुक्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। विराजेंद्र ने कदरम, बर्मा और श्रीविजय पर भी नेवल एक्सपेडिशन भेजा, जिससे चोल नौसैनिक शक्ति का वर्चस्व बना रहा। उसने वेंगी के चालुक्य राजकुमार राजराज को सिंहासन पर बैठाने में सहायता की, जिससे चोलों और चालुक्यों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। विराजेंद्र की पुत्री का विवाह वेंगी के चालुक्य शासक से हुआ, जिससे दोनों राजवंशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। विराजेंद्र के बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र एक छोटे समय के लिए शासक बना, परंतु वह एक विद्रोह में मारा गया, जिसके बाद चोल सिंहासन पर कुलोत्तुंग प्रथम का अधिकार हो गया, जो विराजेंद्र का पुत्र और वेंगी के चालुक्य शासक की पुत्री का पुत्र था। इस प्रकार चोल और चालुक्य वंशों का विलय हुआ और कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल साम्राज्य की बागडोर संभाली। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का स्वरूप बदल गया। उसने उत्तरी भागों पर ध्यान केंद्रित किया और दक्षिणी भागों पर नियंत्रण ढीला पड़ गया। उसने श्रीलंका पर नियंत्रण खो दिया, जहां पांड्य और सिंघली शासकों ने विद्रोह कर दिया। परंतु कुलोत्तुंग एक कुशल प्रशासक सिद्ध हुआ। उसने भूमिकर और सिंचाई व्यवस्था में सुधार किए। उसने सिंचाई के लिए एक बड़ी नहर का निर्माण करवाया, जिसे चोलगंगम कहा जाता था। उसने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया और गांवों की सभाओं, पुर और सभा को और अधिक शक्तियां प्रदान की।
कुलोत्तुंग के शासनकाल में ही चीनी यात्री चौन चौन चूजुक्वाद भारत आया, जिसने अपने यात्रा वृतांत में चोल साम्राज्य की समृद्धि और नौसैनिक शक्ति का वर्णन किया है। कुलोत्तुंग ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसने संगम तरयंदारुलिय की उपाधि धारण की। उसने सोने की मुद्राएं चलाई, जिन पर उसके नाम के 7 तमिल अक्षरों में को राजकेसरिवर्मन अंकित था। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद उसके वंशजों ने शासन किया, जैसे विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराजा द्वितीय और राजाधिराज द्वितीय। इन शासकों के समय में चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पांड्य शक्ति पुनः उभरने लगी और होयसाल तथा काकतीय जैसे नए शक्तिशाली राज्य उभरे, जिन्होंने चोल क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। चोल शासकों को इन शक्तियों के साथ लगातार युद्ध करने पड़े, जिससे साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती गई। राजराजा तृतीय एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ और उसके समय में पांड्यों ने चोल क्षेत्रों पर आक्रमण करके तंजावुर तक पर अधिकार कर लिया। उसने होयसाल शासक वीर नरसिंह द्वितीय की सहायता से पांड्यों को पराजित किया, परंतु इससे चोल साम्राज्य होयसालों की अधीनता में आ गया। चोल साम्राज्य के अंतिम महत्वपूर्ण शासक राजेंद्र तृतीय थे, जिसने पांड्यों और होयसालों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उसने कुछ सफलताएं अर्जित की और कुछ क्षेत्रों को पुनः जीत लिया, परंतु अंततः वह पांड्य शासक मारवर्मन सुंदर पांड्य के हाथों पराजित हुआ। इस पराजय के साथ ही चोल साम्राज्य का अंत हो गया। 1279 ईस्वी के आसपास पांड्यों ने चोल राज्य को वानकान रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया और चोल वंश का शासन समाप्त हो गया। चोल साम्राज्य की देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दक्षिण भारत में एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था दी, जिसमें स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गांवों की सभाएं और सभा अपने कार्यों का संचालन स्वयं करती थी, जिसमें न्याय, कर संग्रह, सिंचाई प्रबंधन और मंदिरों का रखरखाव शामिल था। चोल कला और वास्तुकला ने द्रविड़ शैली को एक नया आयाम दिया। तंजावुर, गंगाईकोंड, चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चोल शासकों ने साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तमिल साहित्य इस काल में फला फूला और संत कवियों की परंपरा विकसित हुई। चोलों की नौसैनिक शक्ति ने भारत को एक नेवल पावर के रूप में स्थापित किया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। इस प्रकार चोल साम्राज्य ने न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास में अपना एक अमिट स्थान बनाया, जिसकी लेगेसी आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति और कला में देखी जा सकती है। उनका इतिहास केवल राजाओं के युद्ध और विजय का इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का इतिहास है जिसने प्रशासन, कला, साहित्य और नेवल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया।